हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में बात करने वाले हम क्लास 10th के साइंस के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर की, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इसका आज पार्ट 2 देखने वाले हैं। इससे पहले वाला पार्ट हमने अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप पहले उसे देख लीजिए। अगर नहीं भी देखा है तो आप क्या है, इस वीडियो को देखिए। पहले की सारी चीजें हम इसमें रिवीजन करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या करना है, हमें रिवीजन करना है पहले पार्ट में जो भी पढ़ा है। उसके बाद बात करेंगे कंडक्टर, नॉन कंडक्टर और सेमीकंडक्टर की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड न्यूमेरिकल्स, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आई ओम्स लॉ, न्यूमेरिकल्स की। ये दोनों टॉपिक, ये वाला और एक ये वाला, इस पे लिख दीजिए आप मोस्ट इंपोर्टेंट। इस बार आपके एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में ये यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं, यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। इस चीज को आप अपनी नोटबुक में लिख दीजिए कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा और इस बार जरूर आएगा, तो इनको अच्छे से समझ लीजिएगा। उसके बाद बात करेंगे हम रेसिस्टेंस की। ये सारे टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम रिवीजन करते हैं पार्ट 1 का। उसमें हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो आपको बताया था इलेक्ट्रिक चार्ज एक मैटर की प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? मैटर की प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है। तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर ड्यू टू विच इट कैन अप्लाई ए फोर्स ऑन एनोदर मैटर पार्टिकल। यानी इसका मीनिंग क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है, और उस फोर्स का नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या नाम होता है इसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? यहाँ तो ये अट्रैक्शन नेचर का होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूं अट्रैक्टिव, या फिर ये रिपल्सिव नेचर का होगा। कैसा होगा? ये रिपल्सिव नेचर का। या तो अट्रैक्शन फोर्स होगा या रिपल्सन फोर्स होगा। अट्रैक्शन कब लगता है? जब चार्जेस अपोजिट नेचर के हो, यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। या यहाँ पर एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो, ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और यहाँ पे देखिए चार्ज एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो ये हो गया अनलाइक चार्जेस। इनको क्या कहते हैं हम? अनलाइक चार्जेस। यानी चार्ज कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे जब अपोजिट नेचर के चार्ज आएंगे यानी अनलाइक चार्ज आएंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और यहाँ देखिए अगर ये सेम नेचर के आ जाएं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, यहाँ पर कैसे हैं, सेम नेचर के, यानी इनको कहेंगे हम लाइक चार्जेस। क्या कहेंगे इनको? लाइक चार्जेस। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करता है, कौन करता है? इलेक्ट्रिक चार्ज करता है। इसकी यूनिट की बात कर लें, इसकी यूनिट की बात कर लें तो इसकी यूनिट होती है कूलाम। क्या होती है? कूलाम। और कूलाम को कैपिटल सी से हम डिनोट करते हैं। ये बात क्लियर है? तो यूनिट होगी कूलाम। चार्ज क्या करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करता है, जिसका नाम क्या होता है? यहाँ तो अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा, यहाँ कौन सा लगाएगा? ये रिपल्सिव नेचर का फोर्स लगाएगा। अट्रैक्टिव कब लगाता है? जब अपोजिट नेचर होता है यानी अनलाइक चार्जेस होते हैं। रिपल्सिव कब लगाता है? जब सेम नेचर होता है यानी लाइक चार्जेस होते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम, इसके बाद पढ़ा था हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या पढ़ा था? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसके बाद पढ़ा था हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्या होता है कि जब भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर चार्ज ट्रांसफर करता है, चार्ज ट्रांसफर होता है, तो उसे कौन ले जाता है? पहली बात इलेक्ट्रॉन ले जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन जब चार्ज ले जाते हैं तो ऐसे नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, पौना जाएगा, आधा जाएगा, इलेक्ट्रॉन पूरा जाता है। यानी या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, या दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, या तीन जाएंगे। यानी हम कह सकते हैं इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। और हर एक इलेक्ट्रॉन चार्ज ले जाता है और साथ में कुछ मास भी ले जाता है। बात समझ में कुछ? यानी जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर, यहाँ पे एग्जांपल की लिख रहा हूँ, ये ए है और ये बी है। तो ए से जब बी पर कोई इलेक्ट्रॉन आएगा, ध्यान सुनना, ए से बी पर जब कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो जहां पे आता है वो तो बॉडी हो जाती है नेगेटिवली चार्ज। कैसी हो जाती है? नेगेटिवली चार्ज। और जहां से जाता है वो हो जाती है पॉजिटिवली चार्ज। कैसी हो जाती है? पॉजिटिवली चार्ज। ये चीजें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें, क्योंकि आने वाले टॉपिक भी इसी से कवर होने हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है ना? ए से बी पर मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन गया, तो जहां पर इलेक्ट्रॉन आएगा
वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी और जहां से आएगा वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन अपने साथ क्या ले जाता है, तो इलेक्ट्रॉन ले जाता है दो चीजें। क्या क्या ले जाता है, एक तो ले जाता है मास, क्या ले जाता है वो मास, और एक ले जाता है चार्ज। क्या ले जाता है, चार्ज। अब कितना चार्ज ले जाता है, तो ये ले जाता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम, इतना चार्ज ले जाता है। यानी ए से जब बी पर इलेक्ट्रॉन गया तो ए से इतना चार्ज कम हो जाएगा। और मास कितना कम हो जाएगा, तो मास की बात कर ले तो ये मास आता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, इतना मास कम हो जाएगा। तो ये बात है समझ में आई कि जब भी इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी पे जाता है तो मास भी ले जाता है और चार्ज भी ले जाता है। जहां जाता है वो नेगेटिव हो जाती है बॉडी, और जहां से जाता है वो पॉजिटिव हो जाती है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि जब भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तो वो कैसे आते हैं, या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा या दो जाएगा, आधा पौना सवा नहीं जाएगा। तो यहाँ पर इस वजह से फॉर्मूला मिलता है, यहाँ पर जो फॉर्मूला मिलेगा वो इस तरीके से आ गया, Q इजकल टू प्लस माइनस एन ई। क्या लिखते हैं हम, Q इजकल टू प्लस माइनस एन ई। जहां पर क्या है, n का जो मीनिंग है इसको कहते हैं हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं हम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ई का मतलब होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे इसे, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और इसकी वैल्यू क्या होती है, ये यहाँ पर मैंने लिखी है, ये वाली। किसी भी इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है, याद है नेगेटिव होता है, पर हम न्यूमेरिकल्स में नेगेटिव पॉजिटिव यूज नहीं करते। इसके बाद बात की थी हमने किसकी, इलेक्ट्रिक चार्ज की। इलेक्ट्रिक चार्ज की होगी बातें। अब बात करनी थी हमें इलेक्ट्रिक करंट की। किसकी बात करनी थी, इलेक्ट्रिक करंट की। अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो ये जो चार्ज की बातें हो रही हैं, मैटर की प्रॉपर्टी होती है चार्ज। तो ये चार्ज जब फ्लो करता है, क्या करता है, चार्ज जब फ्लो करता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यानी पर यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, यह हम कह सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, रेट का मीनिंग होता है टाइम और फ्लो का मतलब बहना, और इलेक्ट्रिक चार्ज आप देख ही रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जब क्या करता है, फ्लो करता है पर यूनिट टाइम में, उसी को क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आई या कैपिटल आई से, और ये आ जाएगा चार्ज पर टाइम। ठीक है ना। अब इसकी यूनिट देखेंगे, देखिए चार्ज क्या होता है, क्यू होता है, स्मॉल क्यू है कैपिटल क्यू। इसकी यूनिट होती है कूलाम, और टाइम की होती है, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। तो इसकी यूनिट लिखेंगे कूलाम पर सेकंड। और एक और होती है जिसको हम कहते हैं एम्पियर। तो ये कह सकते हैं कि ये जो एम्पियर है ये इक्वल होता है 1 कूलाम अपॉन 1 सेकंड के। इस वाली यूनिट का जो नाम होता है इसे ऐसा यूनिट कहते हैं। कौन सी यूनिट कहते हैं, ऐसा यूनिट। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट लिखिए तो आप एम्पियर लिख देंगे। अब 1 एम्पियर की अगर डेफिनेशन पूछे तो कैसे लिखोगे आप, तो देखिए 1 कूलम चार्ज फ्लो होगा, 1 कूलम चार्ज फ्लो होगा पर यूनिट टाइम में, यानी पर सेकंड में। एक सेकंड में जब 1 कूलम चार्ज, एक सेकंड में जब 1 कूलम चार्ज, 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज जब किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से पास होता है, यानी वहां से फ्लो होता है, उसी को हम 1 एम्पियर कहते हैं। यानी एक सेकंड में 1 कूलम चार्ज किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से पार होता है, क्रॉस होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, 1 एम्पियर कहते हैं। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रही होंगी। लिख लीजिए इन चीजों को नोटबुक पे। इसके बाद आती है जो हमने इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा है, इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस की। तो मैंने इन दोनों टॉपिक से मिला हुआ एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, आप इसे समझिए किस तरीके से सॉल्व करना है। यहाँ देखिए ये लिखा है एक करंट ऑफ 4 एम्पियर, 4 एम्पियर। ध्यान सुनिए, सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल में गिवन डाटा लिखना है। क्या लिखना है, गिवन डाटा। ये याद रखना, गिवन डाटा आपको जरूर लिखना है, बिना गिवन डाटा के आंसर नहीं निकाल पाओगे, थोड़ी दिक्कत होगी। तो यहाँ देखिए 4 एम्पियर, यानी आई की वैल्यू दी है आपको 4 एम्पियर। क्या दी आई की वैल्यू, 4 एम्पियर। नेक्स्ट देखिए, ड्रॉन बाय द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, देन 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स विल पास थ्रू ए क्रॉस सेक्शन। तो ये देखिए ये क्या है, 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इन्हें कहेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी स्मॉल एन। विल पास थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ द फिलामेंट इन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये आपको चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दिया है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, और ये कूलम। अब इसमें पूछा क्या है, तो एक बार दोबारा लीजिए, द करंट ऑफ 4 एम्पियर इज ड्रॉन बाय फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब, देन 10 की पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स विल पास थ्रू ए क्रॉस सेक्शन ऑफ द फिलामेंट इन। तो इसमें देखिए आगे क्वेश्चन में ऑप्शन दिए आपको,
और ऑप्शन में देखिए क्या लग रहा है, सेकंड लग रही है। इसका मतलब आपका जो आंसर आएगा वो टाइम का होना चाहिए, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो यहाँ पे आपको टाइम पूछा है, क्या पूछा है आपको, टाइम पूछा है। तो टाइम निकालना है। अब टाइम निकालने के लिए क्या करें, तो हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो ये होता है, देखिए Q इजकल टू आई टी। क्या होता है, Q इजकल टू आई टी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है I इजकल टू Q अपॉन टी है। तो यहाँ से मैं Q निकालूंगा तो ये क्या आ जाएगा, आई टी। तो हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू आई टी हो जाएगा। इस वाले फॉर्मूले से सारी चीज बन जाएगी। और Q इजकल टू आई टी होता है, Q इजकल टू क्या होता है, एन। तो दोनों को हम यूज करें तो यहाँ पे आ जाएगा Q इजकल टू आई टी, और Q इजकल टू क्या होता है, एन ई। अब हमें निकालना क्या है, टाइम निकालना है। तो इन दोनों को देखिए, इन दोनों को, तो ये आई टी और एन ई, क्या है यहाँ पर, ये आई टी और एन ई। तो मैं यहाँ लिख दू आई टी इज इक्वल टू एन ई हो जाएगा। और टी निकालना है हमें, तो ये आ जाएगा आपका एन ई अपॉन आई। क्या आ जाएगा, एन ई अपॉन आई। अब एन की वैल्यू क्या है, तो ये लिखिए आपकी 10 की पावर 20 मल्टीप्लाई विद ई की वैल्यू क्या है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 अपॉन आई कितना है, यहाँ पे देखिए आई दिया है क्वेश्चन में आपको 4 एम्पियर। तो यहाँ पे लिख देंगे 4, यूनिट बाद में लगा देंगे क्योंकि टाइम है तो सेकंड में आएगा, लास्ट में हम सेकंड लिख देंगे। यहाँ से डेसिमल हटेगा तो ध्यान सुनिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, 4 से ये 4 टाइम। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, 4 मल्टीप्लाई ये 10 की पावर 20, तो यहाँ पे लिख दूंगा 10 की पावर 20 मल्टीप्लाई विद। अब देखिए ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, यहाँ 4 बचा, हमने यहाँ लिख दिया, ये 10 की पावर 20 यहाँ आ गया, 10 की पावर माइनस 19 है। अब देखिए ये जो 10 की पावर 1 है, जब ये ऊपर जाएगा, ये डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो 10 की पावर -1 और 10 की पावर माइनस 19 टोटल मिलके हो जाएंगे 10 की पावर 20। कितने हो जाएंगे, 10 की पावर 20। वो भी कैसे, नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये ऊपर आएगा तो ये भी नेगेटिव। अब आपको पता है कि जब बेस सेम होते हैं, बेस सेम होते हैं तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो आएगा 10 की पावर 20 माइनस 20 करेंगे तो 10 की पावर 0 हो जाएगी। और किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 4 सेकंड, क्योंकि ये टाइम है तो यहाँ पर लिख देंगे आप सेकंड, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी। क्या सही है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। आपको क्या करना है, जब आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हो तो एन लिखें, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दिया ही होता है, ना दिया हो तो आप इसे फिक्स समझेंगे, वैल्यू फिक्स होती है। आई की वैल्यू दी है, टाइम पूछा था, हमने यहाँ पे निकाल लिया। अगर एन निकालना होता तो ई को इधर ट्रांसफर कर देते, एन निकालना होता टी को, एन निकालना होता तो ई को इधर से ट्रांसफर करते, आई टी के अपॉन में आ जाता। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आए तो आप घबराएं ना, आराम से सॉल्व करें, और ये मेथड है, आप इस तरीके से कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो टॉपिक है जिसका नाम है कंडक्टर, नॉन कंडक्टर और सेमीकंडक्टर। देखिए कंडक्टर क्या होते हैं, कंडक्टर वो होते हैं यानी ऐसे मटेरियल जिनमें करंट इजीली फ्लो हो जाता है। ध्यान सुने, इजीली फ्लो हो जाता है, उन्हें हम कंडक्टर्स कहते हैं। जैसे जितने भी मेटल्स हैं, जैसे आप बात कर ले, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, एजी है मतलब सिल्वर है, गोल्ड है, आयरन है, जिंक है, ये सब मेटल क्या होते हैं, इनमें करंट इजीली फ्लो हो जाता है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, कंडक्टर कहेंगे। नॉन कंडक्टर क्या होता है, जिनमें करंट इजीली फ्लो नहीं होता, यानी ऐसे मटेरियल जिनमें करंट इजीली फ्लो नहीं होता, उनको हम नॉन कंडक्टर, या दूसरा नाम होता है ये इंसुलेटर। क्या नाम होता है ये, इंसुलेटर कहते हैं। इतनी बात क्लियर है, क्या बात समझ में आ रही है, तो ध्यान रखना, जिनमें करंट इजीली फ्लो हो वो कंडक्टर, जिनमें इजीली फ्लो ना हो वो क्या हो जाएंगे, नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर हो जाएंगे। अब देखिए एग्जांपल, जैसे वुड होती है, ड्राई वुड, ऐसा नहीं है कि वेट वुड हो जाए, यानी गीली लकड़ी होगी तो करंट आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि पानी होता है, पानी में करंट आता है, यानी वाटर में करंट आता है ड्यू टू आयंस। ये सारी चीजें और बाद में देखेंगे हम। तो अभी आपको यहाँ देखना है इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर क्या होते हैं, जिनमें करंट इजीली फ्लो नहीं होता। ए मटेरियल दैट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू इट इजीली, यानी ये वर्ड याद रखना है, यानी इजीली क्या है, इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, डज नॉट, इजीली फ्लो नहीं होगा। एग्जांपल क्या है, पेपर में करंट नहीं आता, वुड में नहीं आता, प्लास्टिक, ग्लास एंड रबर, ईटीसी बहुत सारे हैं। इसमें याद रखना, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, गोल्ड है, और भी बहुत सारे मेटल हैं, उनमें क्या करंट इजीली फ्लो हो जाता है। और बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, याद रखें, क्या पूछा है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या आपको पता है बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, नहीं पता तो लिख लीजिए, एजी। एजी का मीनिंग सिल्वर। तो सिल्वर जो होता है बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है।
जितने भी मेटल हैं सब में अच्छा सबसे गुड कंडक्टर या बेस्ट कंडक्टर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का वो क्या होता है, सिल्वर होता है, यानी जिसे हम चांदी कहते हैं। अब बात आती है सेमीकंडक्टर की, इन्हें भी थोड़ा सा आप देख लीजिए, हालांकि आपके 12th में ये दोबारा से पढ़ने के मिलेंगे आपको। तो सेमीकंडक्टर क्या होता है, यानी देखिए कंडक्टर से तो नीचे और नॉन कंडक्टर से ऊपर, यानी इन दोनों के बीच में जो होता है, इन दोनों के बीच में जो होता है उन्हें सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप, इस सेमीकंडक्टर इज अ मटेरियल दैट हैज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दैट फॉल्स बिटवीन दैट ऑफ ए कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आती है उसको हम क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर कहते हैं। और ये जितने भी सेमीकंडक्टर होते हैं जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, गैलियम है, आर्सेनिक है और भी होते हैं, ये सब कहाँ यूज होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में यूज होते हैं। हमारा फोन है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, यहाँ पर ये सारे के सारे सेमीकंडक्टर ही यूज होते हैं। याद रखना कंप्यूटर में क्या यूज होता है, सेमीकंडक्टर यूज होते हैं, लैपटॉप में, फोन्स में और भी जितनी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया है वहां सेमीकंडक्टर का यूज होता है। तो ये बातें समझ में आ गई कंडक्टर नॉन कंडक्टर की। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए ये क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे मान लीजिए कोई सर्किट है, कौन सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट है। अब सर्किट क्या होता है, सर्किट ये होता है जिसमें सेल हो या बैटरी हो, तो यहाँ पे इसे सेल कहेंगे। और अगर कुछ ऐसा है बहुत सारे सेल हो जाएं इस तरीके से तो इसको हम बैटरी कहेंगे। इसको क्या कहेंगे हम, बैटरी कहते हैं, इसको बैटरी कहेंगे, इसको सेल कहेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लगा है अमीटर, क्या लगा है यहाँ पर, अमीटर। फिर यहाँ पर मान लीजिए बल्ब लगा है, इसे बल्ब कहेंगे, क्या कहेंगे, इसे बल्ब। बल्ब के बाद यहाँ पर और भी कोई रेजिस्टेंस जुड़ा है या और भी कोई चीजें हैं, और यहाँ पे मान लीजिए कहीं पर की लगी है, क्या लगी है, की। यहाँ पर मैं की लगा देता हूँ, यहाँ पर लगी है की। ये कुछ इस तरीके से ये की होती है, यहाँ पर ये की का साइन है, क्या है, ये की का साइन है। इस तरीके से बना देते हैं की को, इसे ओपन की कहते हैं, क्या कहेंगे, इसे ओपन की। और अगर इन्हें मिला देंगे इस तरीके से अगर इन्हें टच करा देंगे तो ये हो जाएगी क्लोज की। की का मतलब समझते हो, जो बटन जिससे हम बल्ब जलाना है आपको, तो क्या करते हैं, बोर्ड लगा होता है उसमें क्या करते हैं, उसे दबाते हैं, उसी को की कहते हैं। जिससे बल्ब ऑन ऑफ होता है, फैन ऑन ऑफ होता है, उसको हम की कहते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है। अब इस सर्किट में ध्यान सुनना, इस सर्किट में क्या होगा, हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है प्लस और माइनस, प्लस का मतलब होता है हायर पोटेंशियल, माइनस का मतलब होता है लोअर पोटेंशियल। अगर ये सेम हो गए, कैसे हो गए, प्लस प्लस हो जाए या माइनस माइनस हो जाए, तो करंट फ्लो नहीं होगा। यानी किसी भी सर्किट में करंट के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की रिक्वायर्ड होती है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। अब यहाँ पे बात करें पोटेंशियल डिफरेंस की, तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं V से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से। और इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है V इज इक्वल टू W अपॉन Q। अब W क्या है यहाँ पे, तो W जो है इसको कहते हैं हम वर्क डन, क्या कहते हैं इसको, वर्क डन। और Q क्या है यहाँ पे, Q तो चार्ज है, इसकी बात हम शुरू से ही कर रहे हैं, Q क्या यहाँ पर चार्ज है। तो हम कह सकते हैं वर्क डन पर यूनिट चार्ज ब्रिंगिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यानी पर यूनिट चार्ज को हम जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाते हैं, तो उसमें जो वर्क होता है उस टोटल वर्क का हम पोटेंशियल कहते हैं। ये सारी कहानी किसी भी कहाँ पे होनी चाहिए, इलेक्ट्रिकल सर्किट में होनी चाहिए। यानी ऐसे समझिए जैसे कि आप घर पे काम करते हैं, आपके घर पे कोई गेस्ट आ जाए और आपके पिताजी कहें कि बेटा एक गिलास पानी लेके आओ, तो आप क्या करते हैं, गेस्ट के लिए पानी लेके आते हैं, गए घर में जहाँ पे पानी रखा है वहां से पानी लाए और आपने दे दिया। अब आप लेके आए तो आप अपने आप को रिप्लेस करके लिख दीजिए पोटेंशियल डिफरेंस, यानी आप हो गए पोटेंशियल डिफरेंस। और जो आप ग्लास में पानी ला रहे हैं वो हो गया चार्ज, क्या हो गया, वो चार्ज। और एक ही गिलास लेके आए, इसका मतलब वो चार्ज जो है एक ही है, मतलब सिंगल चार्ज की बात हो रही है, पर यूनिट चार्ज की बात हो रही है। तो आप क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस लेके क्या आ रहे हैं, चार्ज लेके आ रहे हैं। तो आपने वहां से यहाँ तक जहाँ पे गेस्ट बैठे हैं, और कहीं से आप जब बॉटल लाए हैं तो बॉटल लेके आए गेस्ट तक, तो वहां से यहाँ तक आने में आपने क्या किया, वर्क किया, यानी आपने क्या किया, वर्क किया। तो पोटेंशियल डिफरेंस यही होता है कि जब भी किसी भी पर यूनिट चार्ज को जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाते हैं, तो जो वर्क होता है उसी वर्क को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। पर ये सारी कहानी कहाँ होती है, ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में होती है। कहाँ पे होती है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में होती है, ये ध्यान रखना। और ये जो आपने ग्लास वाला एग्जांपल मैंने जो दिया है आपने घर में किया है, तो घर की जगह हो गया इलेक्ट्रिक सर्किट।
आपकी जगह हो गया पोटेंशियल डिफरेंस और ग्लास की जगह हो गया पर यूनिट चार्ज। और आप कहां से कहां तक लेके आए, ये हो गया वर्क। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, ये क्या, ये वर्क है, ये चार्ज लेके आ रहे हैं एक पॉइंट से। मान लीजिए एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। तो यहाँ पर रखा था चार्ज, ये मान लीजिए क्यू, और इसको उठा के आप यहाँ तक लाए। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में ये जो वर्क हुआ, किसको लाए हैं उसका डिवाइड कर दीजिए, जो मिलेगा उसी को हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। शॉर्ट में इसे P और D से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, PD से। इतनी बात क्लियर है, बात समझ में आ गई है। तो डेफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन, यानी जो वर्क करेंगे वो वाला, इन कैरिंग ए यूनिट चार्ज, यानी पर यूनिट चार्ज की बात कर रहे हैं तो यहाँ यूनिट चार्ज लिखिए। तो वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू एनोदर, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी भी यूनिट चार्ज को लाते हैं बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी किसी भी सर्किट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब चार्ज को लाते हैं, चार्ज को लाया जाता है, तो उसमें जो वर्क होता है उसी को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब इसकी यूनिट की बात कर लें तो देखिए वर्क की क्या होती है, जूल, लिखने में मत करना भूल। तो वर्क की क्या होती है, जूल, और चार्ज की क्या होती है, कूलाम, और एक और होती है इसकी वोल्ट, क्या होती है, वोल्ट। तो हम कह सकते हैं इसकी यूनिट होगी वोल्ट, और वोल्ट होता है 1 जूल अपॉन, ये क्या आ जाएगा, 1 कूलाम। तो 1 वोल्ट की बात आ जाए तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, शॉर्ट में याद रखें, वोल्ट जो होगा वो जूल पर कूलाम के इक्वल होता है। वोल्ट किसके इक्वल होता है, जूल पर कूलाम के इक्वल होता है। तो 1 वोल्ट 1 जूल अपॉन 1 वर्क, यानी 1 जूल अपॉन 1 वर्क। ये बात क्लियर है, इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। अब बात आती है, अगर आपको पूछा जाए कि 1 वोल्ट की डेफिनेशन लीजिए, तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या करना है, पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे V=W/Q, यहां से बनाएंगे यूनिट, इसकी होगी जूल, इसकी होगी कूलाम, और एक और होती है इसकी वोल्ट, क्या होती है, वोल्ट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये दोनों यूनिट सेम हो जाएंगी, तो 1 वोल्ट इजकल टू आ जाएगा जूल पर कूलाम के। तो यहाँ पे 1 जूल कर दीजिए, यहाँ पर भी 1 जूल कर दीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस में बात हो रही थी कि पर यूनिट चार्ज को या यूनिट चार्ज को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में पर यूनिट चार्ज को जो वर्क होता है वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। यहाँ पर देखिए, अगर वर्क 1 जूल हो जाए, वर्क कितना हो जाए, 1 जूल, तो 1 जूल वर्क करना पड़े, कितना वर्क करना पड़े, 1 जूल, और किसको लाने में, 1 कूलाम चार्ज को। तो जब भी 1 कूलाम चार्ज को, यहाँ सुनिए, जैसे ये पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट बी है, और इलेक्ट्रिक सर्किट है, यहाँ पे 1 कूलाम चार्ज है, इसको लाके यहाँ तक शिफ्ट करना है। तो एक पॉइंट से, ये पूरा इलेक्ट्रिकल सर्किट है, अब इस सर्किट में यहाँ से यहाँ पर हमें 1 कूलाम चार्ज लाना है। तो यहाँ से उठाया, यहाँ पर लाए, पानी वाला ग्लास याद कीजिए, यहाँ पे गेस्ट बैठे हैं, आप आए और इसको लाके यहाँ पर रख दिया, ये पानी का ग्लास है, तो आपने इसको उठाया 1 कूलाम को यहाँ लाके रख दिया, तो ये यहाँ आ गया, यहाँ पर था पहले, अब यहाँ आ गया। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक आपने वर्क किया, क्या किया, वर्क। और वर्क कितना होनी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक 1 जूल का होना चाहिए। कितने जूल का होना चाहिए, 1 जूल का। तो 1 जूल वर्क करना है किसको लाने में, 1 कूलाम चार्ज को लाने में। 1 जूल वर्क करना है किसको लाने में, 1 कूलाम चार्ज को लाने में। वही जो होगा 1 वोल्ट होगा। क्या होगा, जब 1 जूल वर्क यानी 1 जूल वर्क 1 कूलाम चार्ज को लाने में किया जाए, 1 कूलाम चार्ज को लाने में अगर 1 जूल का वर्क किया जाए तो उसी को हम 1 वोल्ट बोलेंगे। तो डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन। यहाँ पे देखिए, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव ए चार्ज 1 कूलाम, कितना यहाँ पे, 1 कूलाम, यानी 1 जूल के लिए, यहाँ पे 1 जूल के लिए क्या लिखना है आपको, 1 कूलाम फ्रॉम 1 पॉइंट टू द अदर, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ये आपको दिखाई दे रहा है, पॉइंट ए लिखा है, यहाँ पे हमने बी लिखा है, यहाँ पे पॉइंट लिखना जरूरी है, किस पॉइंट से कहां तक ला रहे हैं। तो ये डेफिनेशन हो जाएगी 1 वोल्ट की। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर है, तो इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसके बेस पर कुछ क्वेश्चन की। किसकी बात करते हैं, इसके बेस पर कुछ क्वेश्चन की, ठीक है ना। यहां पर देखिए, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। अब देखिए, मैंने आपको बताया जब भी आपको न्यूमेरिकल करना है गिवन डाटा जरूर लिखें। क्या लिखोगे आप, गिवन डाटा। अब गिवन डाटा जैसे ही आप लिखोगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि न्यूमेरिकल में क्या क्या गिवन है और फाइंड क्या करना है।
अब कैसे पता करें, जहां पर भी डिजिट देखें आप उसे देखें। यहाँ पे लिखा है 2, तो यहाँ लिखते हैं 2, पीछे का लगेगा सी, सी का मतलब कूलम यानी ये चार्ज है। यहाँ पे देखिए 12 वोल्ट, तो यहाँ पर लिखा है 12 और पीछे लिखा है वी, इसका मतलब वोल्ट है, यानी ये पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसको हम किससे शो करते हैं, वी से। अभी बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस को किससे शो करते हैं, यहाँ पर देखिए रिप्रेजेंट किया जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी से। किससे किया जाता है, वी से। तो यहाँ पर ध्यान रखें, जहां पर भी वोल्ट लिखा हुआ किसी भी डिजिट के पीछे, तो वी की वैल्यू हो जाएगी। तो वी क्या यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, ये क्या यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये क्या यहाँ पर ये वोल्ट है, क्या ये वोल्ट। अब पूछा क्या, हाउ मच वर्क इज डन, तो आपको वर्क के बारे में पूछा है, भाई हाउ मच लगा है कि कितना वर्क करना पड़ेगा, ये तो पूछा है। तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला क्या है, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। V आपको गिवन है, Q आपको गिवन है, W पूछा है, तो यानी वर्क, तो वर्क निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा वी क्यू। V की वैल्यू कितनी है आपके पास, 12 है, तो यहाँ 12 लिखिए, और चार्ज कितना यहाँ पे 2 कूलम है, तो यहाँ पे 2 कूलम लिखिए, इसका मल्टीप्लाई कर दिए 24 आ जाएगा। W की वैल्यू कितनी आएगी 24। और एक चीज याद रखें, यूनिट लगाना ना भूलें, अदरवाइज आपका मार्क कट जाएगा। तो यहां से ये जो आया ये किस में आएगा, वर्क और एनर्जी किस में आती है, जूल में आती है। वर्क की यूनिट क्या है, जूल, एनर्जी की भी जूल होती है, तो यहाँ पर 24 जूल हो जाएगा। क्या बात समझ, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, डब्ल्यू निकालना है तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए V और Q का। V की वैल्यू कितनी है आपके पास 12 और यहाँ पे कितनी है 2, तो 12 का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा। इज इट क्लियर, ठीक है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान सुनिए, फिर से ये बात आएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा जाए तो आप n लिख लें और उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दें। अगर इसकी वैल्यू दी होती, इससे पहले वाले क्वेश्चन में शुरुआत में किया था 10 की पावर 20 जो थी, तो n की वैल्यू थी, यहाँ पे पहले से ही फाइंड करना, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो n फाइंड करना है। ट्रांसफर बिटवीन टू पॉइंट्स केप्ट एट ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट, यानी V की वैल्यू दी है आपको 20 वोल्ट, कितनी दी है 20 वोल्ट। इफ 40 जूल, यानी वर्क दिया है 40 जूल। फिर से देखिए यहाँ पे जूल लिखा है यानी ये वर्क है, यहाँ वोल्ट लिखा है यानी पोटेंशियल डिफरेंस है। अब क्या है, वर्क डन यानी इतना वर्क होता है। अब क्या निकालना है आपको, n निकालना है, क्या निकालना है आपको, n निकालना है। तो किस तरीके से करेंगे, आपको क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है। तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे W अपॉन Q। अरे ठीक है, क्या यहाँ पर कहीं पर भी आपको n दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा। तो आप क्या करेंगे, आपको पता है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है Q इक्वल टू एन ई। क्या ये बात सही है, जब भी आपको फॉर्मूले में, बेसिक फॉर्मूले में कोई चीजें ना दी हो, क्वेश्चन में निकालनी हो और बेसिक फॉर्मूले आपको ना पता हो, तो रिलेट करें। जैसे वर्क को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, चार्ज को किस में कर सकते हैं, तो चार्ज को हम IT में भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे I से भी कोई मतलब नहीं है और T से भी मतलब नहीं है, इसलिए IT को तो छोड़ देंगे। अब Q इक्वल टू क्या होता है, एन ई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो n से मतलब है, तो इसलिए हमने n लिखा। अब यहाँ पे n की वैल्यू निकालेंगे, तो देखो n को इधर ट्रांसफर करूंगा तो और करके लिख सकते हैं n इज इक्वल टू, ये देखो n इधर आ गया तो ये आ जाएगा आपका W अपॉन V और ये मल्टीप्लाई करके E। फिर से सुनिए, n आ गया इधर और V आ गया इधर, बाकी एच टी रहा। अब W की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर W की वैल्यू लिखिए, तो W की वैल्यू देखिए कितनी है यहाँ पे 40 जूल, तो यहाँ आ गया 40 अपॉन V कितना है यहाँ पे, देखिए V है आपका 20, कितना है यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई। इतनी बात क्लियर है, अरे बात समझ में तो आ रही है। W कितना देखिए यहाँ पे 40, वोल्ट कितना है यहाँ पे 20, और E कितना होता है, फिक्स होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, इससे ये 2 टाइम्स जाएगा, और यहां से डेसिमल हटेगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है। यहां से इसको कट करेंगे तो ये 8 टाइम्स हो जाएगा, अरे ठीक है ना। 20 से 40 2 टाइम्स आएगा सीधी सीधा, 2 से इसको कट करेंगे 8 टाइम हो जाएगा। अब यहाँ 8 है और यहाँ 10 है। अब यहाँ पर देखिए इससे 2 से कट करेंगे तो ये 5 हो गया, 2 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 4, तो ऊपर आ जाएगा आपका 5 और नीचे आ गया 4 और इनटू ये जो वैल्यू है ये वाली जब ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, प्लस की। अब आप इसका डिवाइड कीजिए, 4 का जब 5 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, आप इसका डिवाइड कीजिए तो 4 1 जा 4, 1 बचेगा, डेसिमल लगा लेंगे, 4 2 जा 8, फिर 2 बचेंगे और 4 5 जा 20 और 10 की पावर 19, यानी इतने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे,
ठीक है ना, बात समझ में, इतने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हमें एन की वैल्यू पूछी थी, हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। इतनी बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान से सुनिए, यहां से बोर्ड में आपके लिए क्वेश्चन आना ही आना है, इनको प्रैक्टिस कर लें। हो सकता है इनमें से कोई आ जाए, पर आप इनको प्रैक्टिस कर लें, जरूर यहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आएगा। तो कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस, देखिए यहाँ पे वी की वैल्यू पूछी है, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो वी की वैल्यू पूछी है बिटवीन द 2 पॉइंट्स टर्मिनल्स ऑफ ए बैटरी इफ 100 जूल्स, यानी ये वर्क दिया है आपको, क्या दिया है, 100 जूल आपको वर्क दिया है, इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 20 कूलाम्स, 20 कूलाम, कूलाम का मतलब चार्ज, कूलाम का मतलब चार्ज यानी क्यू ऑफ चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू अदर। ठीक है, तो W दिया है, Q दिया है और V पूछा है, इसको आप खुद से कीजिए, इसको आप खुद से ट्राई कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, ठीक है ना, और कमेंट कर कर इसका आंसर बताइए। इतनी बात क्लियर हो रही है, ये सारी चीजें आपने समझ ली होंगी। अब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करने के बाद, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस की बात करने के बाद हमें ये देखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कैसे करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं हम एमीटर से, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को किससे करते हैं, वोल्ट मीटर से करते हैं। तो मैंने यहाँ पे वोल्ट मीटर और एमीटर एक साथ लिख लिया है ताकि आपको कंपेयर करने में आसानी हो जाए, कंपेयर करने में आसानी। तो वोल्ट मीटर, देखिए वोल्ट मीटर होता है वोल्टेज को मेजर करने के लिए, किसको, वोल्टेज, वोल्टेज को मेजर करता है। और एमीटर होता है यानी एम्पियर से आ गया, ए फॉर एमीटर, ए फॉर एम्पियर, यानी ये करंट को मेजर करता है। इतनी बात क्लियर। सिंबल क्या होता है यहाँ पे, देखिए वी होता है और यहाँ पर ये ए लिखते हैं, ए फॉर एमीटर, वी फॉर वोल्ट मीटर। अब देखिए यहाँ पे इट इज यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, क्या यूज करता है ये, पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज करता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का यूज क्या होता है, वोल्टेज यानी वोल्ट। तो आप याद रखना पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर होता है, और एमीटर से क्या करते हैं हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट मेजर करते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। दूसरी बात, वोल्ट मीटर जो है हमेशा पैरेलल में यूज होता है, किसी भी सर्किट के, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के ये पैरेलल में यूज होगा, और इसका अपोजिट ये होता है सीरीज में। इलेक्ट्रिक सर्किट के कैसा होगा ये, सीरीज में। अब बात ये आती है कि पैरेलल और सीरीज क्या होता है, तो इससे नेक्स्ट लेक्चर आएगा जब वहां पे हम रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन देखेंगे, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस वहां पे सीरीज और पैरेलल वही देखना है, वहां से भी आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो वहां पे हम इसे एक्सप्लेनेशन के साथ अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे भी समझ लीजिए बस कि वोल्ट मीटर को पैरेलल में, एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। और यहाँ पे वोल्ट मीटर का जो रेसिस्टेंस होता है, क्या होता है, रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस होता है बहुत हाई, लेकिन यहाँ का जो रेसिस्टेंस होता है ये कैसा होता है, वेरी लो, यानी एमीटर का रेसिस्टेंस क्या होता है, वेरी लो। बात आती है रेसिस्टेंस क्या होता है, तो चलिए इसकी बात चर्चा इसी वीडियो में हम कर लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम ओम्स लॉ की। किसकी बात करते हैं, ओम्स लॉ की। देखिए ओम्स लॉ क्या होता है, सिंपल वर्डों में, ये जो कहानी लिख रही है इसे सिंपल वर्डों में समझिए कि मान लीजिए कोई हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट है और उसका कांस्टेंट टेम्परेचर है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, मैंने आपको बताया करंट कब आता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस हो। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब तक करंट किसी भी सर्किट में फ्लो नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस करता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको फोर्स लगाकर एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ, यानी उसे एवरेज जो वेलोसिटी होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, उसकी वजह से करंट फ्लो होता है। यानी किसी भी कंडक्टर में करंट आना है तो पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट है, विदाउट पोटेंशियल डिफरेंस करंट नहीं आएगा। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो वोल्टेज अप्लाई किए जाते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इस सर्किट में बहने वाले करंट के, यानी पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसी को ओम्स लॉ कहते हैं, बस इतना याद रखना है। कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होता है, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के। तो यहाँ देखिए ये लिखा है द पोटेंशियल डिफरेंस बी अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए गिवन मेटेलिक वायर, यानी किसी वायर में, यानी किसी भी कंडक्टर में, वायर क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी किसी भी सर्किट में जो वायर लगा है उसके किसी भी दो पॉइंटों के लिए V, ये जो V होगा यानी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ पे देखिए V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट प्रोवाइड इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। यही टेम्परेचर कैसा रहना चाहिए, सेम। फिर से सुने, टेम्परेचर हो सेम यानी कांस्टेंट हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है प्रोपोर्शनल होता है किसके, उस कंडक्टर में बहने वाले
करंट के, पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल प्रोपोर्शनल होता है, उस कंडक्टर में बहने वाले करंट के, कहां पर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर V प्रोपोर्शनल होगा I के, ये आ रखे हैं बस एक छोटा सा है, तो यहां लिख देंगे V प्रोपोर्शनल I एट कांस्टेंट टेम्परेचर। प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है जिसे हम R से रिप्रेजेंट करते हैं और ये आ जाएगा I, तो ये आएगा V इक्वल टू IR। और हम यहां से देखें तो R की वैल्यू जो आएगी, ध्यान सुने, R की वैल्यू आएगी V अपॉन I, क्या आएगी, R की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे V अपॉन I। इतनी बात क्लियर है। यानी ओम्स लॉ क्या है, बस बहुत वेरी सिंपल, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। इतना लिख देंगे, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो B प्रोपोर्शनल I हो जाएगा, B इक्वल टू, इसको हटाएंगे कांस्टेंट आएगा R, और यहाँ पे आएगा ये I, ये V, और इसको हटाएंगे इक्वल लगाएगा, और आ गया R। अब I को हमने इधर ट्रांसफर किया तो B अपॉन I किसके इक्वल हो गया, R के। अब R क्या है यहाँ पर, R जो है कांस्टेंट है, R क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, और इसी को कहते हैं हम इलेक्ट्रिक, क्या कहते हैं हम इसे, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। ये जो बात चली थी अभी रेसिस्टेंस की, ये वही रेसिस्टेंस है। क्या होता है, ये रेसिस्टेंस होता है। R क्या होता है, रेसिस्टेंस। अब इसकी यूनिट की बात कर लें तो भाई रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, तो रेसिस्टेंस की जो यूनिट होती है, ध्यान सुने, आपको ये सही तो पता है, V की क्या होती है, वोल्ट यानी पोटेंशियल डिफरेंस है, I क्या होता है, करंट यानी एम्पियर, तो इसकी आ जाएगी वोल्ट पर एम्पियर। और इसकी एक और होती है रेजिस्टेंस की, ओम होती है, क्या होती है, ओम, क्योंकि साइंटिस्ट का नाम ओम है इसलिए यहाँ पर इसकी यूनिट क्या रही, ओम लिखी गई। तो R इक्वल टू V अपॉन I, V की क्या हो जाएगी वोल्ट, I की क्या हो जाएगी एम्पियर, और इसकी टोटल जो ऐसा यूनिट होती है उसे लिखते हैं ओम। तो हमें कह सकते हैं यूनिट हो जाती है इसकी ओम, क्या हो जाती है, ओम, और इसे इस तरीके से लिखते हैं, ये इसका साइन है, ये क्या इसका साइन है, किसका, ओम का, यानी रेसिस्टेंस की यूनिट का। और एक ओम किसके इक्वल होता है, 1 ओम इक्वल होता है 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। ये 1 की बातें कर रहे हैं, इसे ध्यान रखना, क्या करना है आपको, 1 लिखना है, तो ये यूनिट होगी वोल्ट पर एम्पियर, यानी इसकी वोल्ट, इसकी एम्पियर, और ये हो गया ओम। तो 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 ओम के। इज इट क्लियर, बात समझ, बस इसको याद रखें, यही ओम्स लॉ है, और ज्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात आ गई रेजिस्टेंस की, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है, यहाँ पे आपने देख ही लिया है, यहाँ पर देखिए क्या बताया, R इक्वल टू V अपॉन I। ओम्स लॉ को याद करें, वहां से R निकाल लें। ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल टू IR, तो R की वैल्यू निकालेंगे तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा, V अपॉन I। इनका जो रेशियो है V अपॉन I का, उसी को हम क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं। अब लेकिन लैंग्वेज में क्या पता चले, ये तो हमने मैथमेटिकल फॉर्मूले से बताया है, रेसिस्टेंस लैंग्वेज में कैसे समझाएं, तो याद रखें कि जब भी किसी कंडक्टर में क्या होता है, करंट, करंट किसकी वजह से होता है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से किसी भी कंडक्टर में, किसी भी क्लोज सर्किट में करंट फ्लो होगा। अब करंट को रोकने का जो काम करता है, करंट को जो रोकने का काम करता है, करंट के रास्ते में जो बैरियर पैदा करता है, यहाँ कह सकते हैं कि जो करंट को बहने से रोक दे, जिसका रेसिस्ट करे, यानी करंट का क्या करे, रेसिस्ट करे, यानी करंट को रोकने का जो काम करता है उसी को हम रेसिस्टेंस कहते हैं। करंट को रोकने का जो काम करता है उसको क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं। यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है, करंट को कंडक्टर में फ्लो कराता है क्लोज सर्किट में, लेकिन करंट जैसे से आगे बढ़ता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग जाता है, रेसिस्टेंस लग जाता है, और वो क्या करता है, उसे रोकने का काम करता है, रेसिस्ट करता है करंट को। यानी जितना करंट पोटेंशियल डिफरेंस ने बनाया, उस करंट में से कुछ करंट कम कर दिया, किसने कर दिया, रेसिस्टेंस ने। बात समझ आ गई। तो ये क्या होता है, ये करंट का विरोधी होता है, करंट का दुश्मन होता है, करंट को बहने से रोकता है, इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल टू V अपॉन I। यूनिट की बात कर लें तो ये हो गया आपका वोल्ट, क्या हो गया ये वोल्ट, और ये आ जाएगा आपका एम्पियर, क्या आ जाएगा एम्पियर, और इसी को हम कहते हैं, इसका क्या हो जाएगा ओम, क्या कहते हैं ओम। तो अब बात आती है कि इसको हम कैसे लिखेंगे, तो ओम को लिखते हैं यहाँ से, ये सिंबल है ओम का, किसका सिंबल है, ये ओम का सिंबल है। तो 1 ओम इक्वल टू हो जाएगा 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर, किसके इक्वल हो जाएगा, 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर, यानी यहाँ पे 1 लिख दीजिए, यहाँ पर भी 1 लिख दीजिए, यानी 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 ओम। इतनी बात क्लियर है। तो रेजिस्टेंस क्या था, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर की ऐसी प्रॉपर्टी टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट, यानी जो चार्जेस का फ्लो है, चार्ज का फ्लो ही तो करंट होता है, तो करंट को रोकने का काम करे, या चार्ज के फ्लो को रोकने का जो काम करता है उसको हम रेसिस्टेंस कहते हैं। अब इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, तो यहाँ आप देख ही सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा है, इसे R से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट की बात आ जाए तो यूनिट होती है ओम, और इसे हम ऐसे लिखते हैं। बात सही है, ठीक है ना, इस तरीके से हम इन्हें कर सकते हैं, और इसमें ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है।
अब 1 ओम की बात आती है तो बार बार बता रहा हूं, R इक्वल टू क्या हो गया आपका V अपॉन आई, क्या हो गया V अपॉन आई। अब ये क्या हो जाएगा 1 ओम, क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। तो जब भी आपको 1 की कहानी लिखनी है तो फॉर्मूले में सारी चीजें यूनिट लगाकर 1 कर दीजिए। तो ये क्या 1 वोल्ट और ये क्या 1 एम्पियर, तो 1 वोल्ट होना चाहिए 1 एम्पियर होना चाहिए, वो किसके इक्वल हो जाएगा 1 ओम के। तो डेफिनेशन इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ कंडक्टर इज 1 वोल्ट, कितना होना चाहिए 1 वोल्ट होना चाहिए। यानी दो एंड्स के बीच में, किसी भी कंडक्टर के दो एंड्स के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है तो आगे देखिए एंड द करंट थ्रू इट, और उस कंडक्टर में करंट कितना है 1 एम्पियर है, देन द रेजिस्टेंस आर ऑफ द कंडक्टर इज 1 ओम। तो क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 ओम। यानी ऐसे समझिए ये एक वायर है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, और ये किसी सर्किट से कनेक्ट है। मैं यहाँ पे बस इतना हिस्सा दिखा रहा हूँ ए और बी का। अब यहाँ पे क्या है 1 वोल्ट का तो पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना है 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो कितना हो रहा है 1 एम्पियर का करंट है। ये आई की वैल्यू कितनी यहाँ पे 1 एम्पियर है। तो इसके बीच में ए और बी के बीच में जो रेसिस्टेंस होगा डेट इज 1 ओम, ये कितना हो जाएगा 1 ओम। यानी ए और बी के बीच में अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और 1 एम्पियर का करंट है तो इनके बीच में जो रेसिस्टेंस हो जाएगा वो 1 ओम यानी 1 ओम का हो जाएगा। इज इट क्लियर, बात समझ में आ गई होगी। तो बात कर लेते हैं वी आई ग्राफ की। यानी वी आई ग्राफ क्या है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस और ये क्या है करंट। ये V क्या है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, यानी V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, और I क्या है यहाँ पे करंट है, इलेक्ट्रिक करंट। क्या यहाँ पर ये I करंट है, याद रखना। तो I क्या है यहाँ पे करंट, स्मॉल I लिखो या कैपिटल I डज नॉट मैटर, दोनों ही करंट होते हैं। जब इनके बीच में ग्राफ देखा गया, क्या देखा गया इनके बीच में ग्राफ देखा गया तो एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। क्या मिलती है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन। ये आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी बन जाता है यहाँ से, क्या बन जाता है एमसीक्यू क्वेश्चन कि वी आई के बीच जब ग्राफ खींचते हैं द ग्राफ बिटवीन वी एंड आई पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, तो ये कैसा रहेगा स्ट्रेट लाइन होता है, कर्व लाइन होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है। तो आप याद रखें ये स्ट्रेट लाइन होता है। कैसा होता है ये स्ट्रेट लाइन होता है, कैसा होता है ये स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से हम ओम्स लॉ रेसिस्टेंस वी आई ग्राफ को देख चुके हैं। अब करते हैं इसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस। यहाँ पर क्वेश्चन लिया है, पहला क्वेश्चन देखिए, calculate the resistance of a conductor, calculate the resistance of a conductor if the current flowing through it is 0.2 ampere। मैंने आपसे कहा है पहले आप डाटा देखें और गिवन डाटा में आप लिखें क्या क्या गिवन है, उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है इजी। तो ये लिखा है 0.2 एम्पियर, यानी ये करंट है। क्या ये करंट है। when the applied potential difference is 0.8, तो ये पोटेंशियल दिया है आपको 0.8 और इसकी यूनिट होती है वोल्ट। क्लियर है। अब पूछा क्या है कैलकुलेट द रेसिस्टेंस। देखिए रेसिस्टेंस की बात हो रही है यहाँ पे, तो आर की वैल्यू फाइंड करनी है, कर सकते हो, बिल्कुल इजी है। फॉर्मूला ओम्स लॉ क्या होता है ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ कहता है कि V इक्वल टू आई आर। क्या कहता है ये V इक्वल टू आई आर, और यहां से हम R निकालेंगे तो क्या आ जाएगा V अपॉन आई। क्या आएगा V अपॉन आई। और V की वैल्यू क्या है यहाँ पर देखिए, V की वैल्यू क्या देखिए, V की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0.8, तो यहाँ लिख देंगे 0.8, और I मतलब करंट कितना है यहाँ पे 0.2, तो आप लिख दीजिए यहाँ पे 0.2। डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा, यहाँ से इसे कट करेंगे तो ये आ जाएगा 4। तो R की वैल्यू कितनी आ गई 4 ओम। ये किसका सिंबल है ओम का, ये रेजिस्टेंस की यूनिट का। बात क्लियर है। देखिए 0.2 एम्पियर था तो इसको उठाया 0.2 यहाँ लिख दिया, और कहाँ है देखिए 0.8 वोल्टेज है तो 0.8 यहाँ लिखा। इसको करेक्ट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये क्या कह रहा है आपसे, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिकल हीटर इज 60 वोल्ट। आपको वोल्टेज दिए हैं, क्या दिए हैं यहाँ पे वोल्टेज, तो गिवन डाटा फिर से लिखेंगे। तो वोल्टेज आपको कितने दिए हैं 60 वोल्ट दिए हैं। कितने वोल्ट दिए हैं 60 वोल्ट। when it draws a current of 4 एम्पियर, यानी करंट कितना हो गया इसका 4 एम्पियर है, फ्रॉम द सोर्स, यानी एक सोर्स के साथ जुड़े हुए हैं, सोर्स का मतलब सेल या बैटरी से। व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें देखिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि अब 60 वोल्ट है तो करंट है 4 एम्पियर, ये पहली कंडीशन है। वोल्ट जब इतने हैं तो करंट इतना है, रेसिस्टेंस हमें पता नहीं, यहाँ रेसिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, मैं यहाँ लिखता हूँ। दूसरी कंडीशन में देखिए आपसे ये कह रहा है क्वेश्चन कि ये कह रहा है कि व्हाट करंट, यानी करंट क्या होगा, व्हाट लग गया इसका मतलब करंट क्या होगा,
व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120, यानी अब पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 120, कितना हो गया 120, पहले कितना था 60, अब कितना हो गया 120, 60 था तो करंट इतना था, अगर 60 था तो करंट इतना था, अब वोल्टेज आपके 120 हो गए, यानी इसका 2 टाइम्स हो गया, तो पूछ रहा है करंट कितना हो जाएगा। तो ऐसे कैसे सॉल्व करेंगे इसे, तो देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, R इजकल टू वी अपॉन आई लाएंगे, तो V की वैल्यू कितनी यहाँ पे देखिए 60 है, और यहाँ पे कितना ये I4 है, 4 से ये कट करेंगे तो 15 टाइम्स आ जाएगा, ये आ गया ओम, यानी R की वैल्यू आ गई 15 ओम। ये हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया, यानी सर्किट तो वही है, देखिए यहाँ पर भी हीटर था और यहाँ पर भी हीटर है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस कैसा रहेगा, सेम रहेगा। अब आगे बात कर ले तो ये निकालना है, तो V इजकल टू क्या होता है IR, तो I इजकल टू क्या आ जाएगा V अपॉन R। अब V कितना है यहाँ पे हमें, अब देखिए उस कंडीशन में जो V चाहिए वो वही चाहिए जिस कंडीशन में आप आंसर निकाल रहे हैं, तो 120 चाहिए, तो यहाँ पे लिख देंगे 120 अपॉन R, कितना R रहेगा फिक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा 15। अब इसको आप डिवाइड कीजिए, तो डिवाइड कर सकते हैं, देखिए 3 से ये 5 टाइम्स, 3 से ये 4 टाइम, क्या ये क्लियर है, 3 से 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12। अब यहाँ पे करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8 टाइम, तो I कितना आ गया आपका, I आ गया 8 एम्पियर, कितना आ गया 8 एम्पियर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 एम्पियर, और बाकी आप कैलकुलेशन एक बार देख लीजिए। बात समझ में आई, देखिए फिर से, जब 60 वोल्ट था तो 4 एम्पियर था, वोल्ट जस्ट 2 टाइम्स हुए, वोल्ट जस्ट 2 टाइम हुए, तो करंट भी कितना हो गया 2 टाइम, करंट कितना हो गया 2 टाइम, क्योंकि ओम्स लॉ यही कहता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के, अगर करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेंगे, यहाँ कहते हैं वोल्टेज बढ़ेंगे तो करंट भी बढ़ेगा, ठीक है ना, ये बात समझ आ गई, इसे आप नोट कर लीजिए, कर लिया नोट। तो इस पार्ट 2 में इतना ही, मिलते हैं पार्ट 3 में। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में आया तो कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत।